क्या क्या सम नमस्कार। आप देख रहे हैं साझिया सच की आवाज। और आज किसी भी चैनल के लिए या किसी भी रचनात्मकता के लिए जब हम महा में जाते हैं तो निश्चित रूप से मन बड़ा आह्लादित होता है, गर्वित होता है। तो आज हम एक महा एपिसोड इतिहास बोध का लेकर के आपके बीच लाइव हैं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने इतिहास बोध को जागृत करने वाले आदरणीय प्रोफेसर साहब महेश विक्रम जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको। और आपके साथ हम अपने तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद अदा करना है कि आज हम इतिहास बोध का 10वां एपिसोड लेकर के लाइव जा रहे हैं। तो एक रचनात्मक परिदृश्य पर हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अब दूर दराज के तमिल, मलयालम, बंगाली और हर भाषा का दर्शक जब इस इतिहास को देख रहा है, लगातार कमेंट करके हमें अवगत करा रहा है, उस पर अपनी टिप्पणी कर रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि इतिहास का हमने जो एक झरोखा खोला है उससे कुछ बेहतर रोशनी अब देश दुनिया तक जा रही है। तो इसके लिए आपको बधाई भी बनती है और हमारी तरफ से आभार भी। आज ये लाइव सेशन है या लाइव चैप्टर रखने का जो विशेष उद्देश्य था कि हम जो पिछले 9 एपिसोड लेकर के 9 अंक लेकर के दर्शकों तक गए, उसमें बहुत से जब सवालों का, चूंकि ये इतिहास किताब वाला इतिहास नहीं है, जिसे कुछ दर्शक समझ पा रहे हैं कि हम इतिहास पढ़ नहीं रहे बल्कि उन तमाम इतिहास परिप्रेक्ष्यों से इस इतिहास को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक बार पुनः चाहूंगा, जो बातें हमने पहले एपिसोड में की थी कि इतिहास और इतिहास बोध की दृष्टि कैसे क्लियर हो, क्या अंतर है दोनों में, इसका छोटा सा एक स्पष्टीकरण आप देते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। धन्यवाद विजय जी। हम लोगों ने काफी कोशिश की कि पिछले एपिसोड में ही बार बार इस बात को इंगित करते रहे कि जो आम धारणा है इतिहास के बारे में और हमारे जैसे देश के इतिहास के बारे में, चूंकि हमारा देश एक प्राचीन संस्कृति का देश है, तो उस आम धारणा में उसके जो स्रोत हैं इतिहास के, जो लोग मानस में बने रहते हैं, उससे हम इतिहास को, वास्तविक इतिहास को कितना जोड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और वास्तविक इतिहास से हमारा तात्पर्य क्या है। वास्तविक इतिहास से तात्पर्य यदि हमने यही बार बार कहा कि जो इतिहास किसी काल, देश और स्थान से जुड़ा हुआ है, उस स्थान पर होने वाले परिवर्तनों का, उसके कारणों का की जो समझ बनती है और जो उसके कुछ स्थापित साक्ष्य हैं, उसके आधार पर जो समझ बनती है, हम इतिहास उसी को मान पाते हैं। और इस दृष्टि से क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां रही हैं और हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन का भी जो पृष्ठभूमि रही है, तो उसकी वजह से भी बहुत सी भ्रांतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो जैसा सर ने बड़ा स्पष्ट किया कि तमाम जो भ्रांतियां हैं इनकी सफाई बहुत जरूरी है। और हम जब लगातार देखते हैं, खासतौर पे इधर 2 दशक के आसपास जब देखते हैं, समाज राजनीति से का जो एक नया मतलब रिश्ता गठबंधन बन रहा है, उसमें कई बार होता है कि आज के परिप्रेक्ष्य से भविष्य, मतलब जो बीता हुआ इतिहास है, सॉरी भविष्य माने जो अतीत का हमारा इतिहास है, उसे निर्धारित करने की एक चेष्टा भी करें। तमाम दर्शक भी उस तरीके से टिप्पणी करते हैं। राजनीति का भी एक अपना आग्रह बना हुआ है, यहाँ तक कि हमने बाद में तो देखा कि मुगल का काल का बहुत सारा चैप्टर ही गायब कर दिया गया या बात कर। तो इस तरह से वैदिक काल में कितना खिलवाड़ हुआ है वो आपको कितना दिखता है कि वैदिक काल का जो इतिहास हम तक आता है, जो पाठ्यक्रमों में आता है, कितना ठीक है, कितना कुछ छुपाया गया है, कितना पर्दे में है और किन चीजों को अभी सामने लाने की जरूरत है। विजय जी, हमको नहीं लगता कि जो इतिहास का जहाँ तक सवाल है, जो इतिहास के पाठ्यक्रमों में अभी तक चलता रहा है, उसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले शायद जब से कुछ ये नया परिदृश्य नहीं बना, इतिहास को लेकर के नए प्रश्न नहीं खड़े किए गए, उसके पहले तक बच्चों के पाठ्यक्रम में भी चीजें काफी कुछ साफ सुथरी हुआ करती थी, जहाँ तक इतिहास का सवाल है। एक प्रश्न हमेशा से विवादास्पद रहा लंबे समय से कि आर्य बाहर से आए नहीं आए, इस बात को लेकर के उसमें कई बार लोगों को उसकी पुनर्विवेचना करते रहना पड़ा है। लेकिन अब तो चीजें चूंकि और स्पष्ट हो चुकी हैं और हमारे जो
जबकि ये विज्ञान है उसके माध्यम से कि डीएनए की जो परीक्षण हो चुका है संतानों का, उससे तो अब स्पष्ट हो चुका है कि वैदिकारियों आर्य एक ऐसा समुदाय था जो कभी 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में प्रविष्ट हुआ और उसके साथ साथ एक नई संस्कृति की संरचना होनी शुरू हुई। तो ये बातें काफी कुछ हैं जो अब उसमें और जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये रही है कि चूंकि हमारा जो लोकमानस में इतिहास है वह हमारे मूल रूप से हमारे महाकाव्यों से, हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग में उसी की कथाएं प्रचलित रही हैं, तो लोग उस वैदिक काल में उन कथाओं को प्रक्षेपित करके समझना चाहते हैं और यह विरोधाभास कई बार इतिहास और इन कथाओं को लेकर के होता है। और हम अपने दर्शकों से भी स्पष्ट करते हैं कि हम लाइव चल रहे हैं और अगर उनके मन में भी, क्योंकि हम पिछले 9 एपिसोड से लगातार वैदिक काल को लेकर के इतिहास का जो हमारा सबसे पुराना चैप्टर है, पहला चैप्टर वैदिक काल, उस पर लगातार बात करते आ रहे हैं और लगभग आज ये वैदिक काल का समापन चैप्टर है और यहीं से हम नए गेटवे में इतिहास में प्रवेश करेंगे। तो अगर उनके भी कुछ सवाल हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो लोग देख रहे हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि प्रोफेसर आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दें। हम अभी खासतौर पे जो हमारा पिछला नवा एपिसोड गया है उसको लेकर के कुछ लोगों ने कहा है कि जिस पर आप बात कर रहे हैं उसके एविडेंसेस तो हैं, तो एविडेंस से वो किस तरीके से देखें कि जिन बातों को आप करें उसका एविडेंस उनको मिल जाए, इतिहास उनको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा तो दृष्टि दे सकते। मुझे तो लगता है विजय जी जब हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी तो उसमें एविडेंस के साथ ही बात कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ब्रह्मावर्त की बात है तो वैदिक काल में ब्रह्मावर्त के संकेत उसके उदाहरण होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जब हमने बुद्ध काल के बाद और मनु के समय तक के भौगोलिक स्थिति की बात की, वैदिक संस्कृति के भूगोल की बात की, तो उसके तो हमने साक्ष्य दिए। बौद्धायन धर्मसूत्र का स्पष्ट रूप से नाम लिया। अगर किसी को उसको और स्पष्ट करना हो तो मेरा सुझाव होगा कि वो लोग धर्मसूत्रों का अध्ययन करें, उसको देखें तो उससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बौद्धायन धर्मसूत्र देख लें, मनुस्मृति खुद पढ़ लें, विष्णु धर्मसूत्र खुद पढ़ लें, विष्णु पुराण खुद पढ़ लें जी, तो उसके लिए अलग से किसी शास्त्र की बात तो आती नहीं जी। अच्छा, एक और मैं चाहूंगा आज आप स्पष्ट कर दें, तमाम दर्शक ऐसे जिनको लगता है कि महाभारत और रामायण जैसी रचनाएं वैदिक काल से भी पूर्व की है, एक भ्रांति ही है। मैं चाहूंगा कि आप उस पर एक हमारे कुछ दर्शकों को बता दें कि काल पीरियड क्या बन रहा है। हाँ विजय जी, ये बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासतौर से आजकल के लोकमानस में, लोक प्रवृत्तियों में इसको लेके बहुत ही ज्यादा एक तरह के आग्रह है। यहाँ हमारे दृष्टि में तो दुराग्रह है, क्योंकि देखिए साहित्य की रचना, साहित्य का लिखा जाना, उसका रचना, उसका लिखा जाना और उसका प्रचारित होना, ये 3 स्थितियां हैं। जब हम किसी साहित्य की क्रोनोलॉजी या उसका कालक्रम निर्धारित करते हैं तो उसके कई आधार हैं, उसके कई वैज्ञानिक आधार होते हैं। जैसे भाषा के विकास से उसका संबंध जुड़ा होता है। जो भाषा महाकाव्यों में प्रयुक्त हुई है, वो संस्कृत प्रयुक्त हुई है वाल्मीकि के रामायण में, महाभारत में, वह संस्कृत पाणिनि के व्याकरण के साथ प्रकट हो चुकी है। तो निश्चित रूप से पाणिनि का व्याकरण की जो हमारा जो तिथिक्रम निर्धारित हुआ है वो 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। तो वह एक तो जो काव्य का रूप है, जो उसका संस्कृति के भाषा का जो संगठन है, संरचना है, ये सारी चीजें उसमें जाहिर होती हैं। फिर उसके बाद बहुत से कुछ ऐतिहासिक बहुत ही स्थापित प्रमाण है जिसके आधार पर कालक्रम का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम महाभारत में अगर हम शकों की बात कर रहे हैं, पाहलिकों की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि तो पहला जब भारत में प्रविष्ट हुए हमारे देश में तभी परिचित हुए। तो इस तरह से हम एक बहुत ही और भी ज्यादा ब्लंट उदाहरण भी दे सकते हैं कि स्कंद पुराण का काशी खंड जो है, आप लोग बहुत सारे लोग ये मानते हैं जब पुराणों को रेफर करते हैं तो लगता है जैसे किसी बहुत प्राचीन साहित्य का उदाहरण दे रहे हैं। स्कंद पुराण एक काफी रचना बहुत बात तक होती रही है और लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि स्कंद पुराण में विक्टोरिया तक का उल्लेख
तो इस तरह के अगर हम ग्रंथों की रचना के काल के लिए जो कुछ हमको उसके अंदर रेफरेंसेज आ रहे हैं, संदर्भ आ रहे हैं, उसको हम अपने दूसरे इतिहास का जो वास्तविक इतिहास का जो कालक्रम दिखाई दे रहा है, स्थापित कालक्रम दिखाई दे रहा है, उससे जब उसको हम उसका तुलना बैठाते हैं तो काल की स्थिति प्रकट होती है। अब आ जाइए रामायण महाभारत की खाली बात करें तो रामायण महाभारत ये पूरा जैसा हम लोग कहते आए हैं कि वैदिक साहित्य ये पूरे कालक्रम में, वैदिक साहित्य की रचना के पूरे कालखंड में महाभारत और रामायण जैसे कोई महाकाव्य उपस्थित नहीं। तो यह तो और भाषा के संदर्भ में भी देखा जाए क्योंकि वैदिक संस्कृत की भाषा जो है व्याकरणनिष्ठ नहीं है। उसको जब तक कि पाणिनि ने व्याकरण का रूप नहीं दिया तब तक वो उसकी भाषा जो है वो है जैसे बोलचाल की भाषा जैसी ही है और उसमें कुछ व्याकरण का बहुत संपुष्ट रूप बोली का ज्यादा भाषा जी। तो एक ये बात है। तो वैदिक काल में महाकाव्य की रचना कहीं होती दिखाई नहीं देती। अब आता है कि महाकाव्य तो रचे गए, कथा में रची गई, तो अब एक स्वाभाविक आग्रह तो ये बनता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्य हैं और उसमें सब बातें कही गई होंगी, थोड़े बहुत अंतर के साथ हमको मान लेनी चाहिए कि वो रहा होगा, ऐसा मान लेना का एक आग्रह बनता ही बनता है। तो आखिर वो कथा विकसित कैसे हुई यह प्रश्न, और अगर हमारे दर्शक या हमारे श्रोता इसकी विवेचना में जाना चाहेंगे तो सचमुच बहुत कुछ चीजें उनको स्पष्ट हो सकेगी कि यह हमारा कोई आग्रह नहीं कहने का कि यह एकदम कपोल कल्पना से ही विकसित हुई महाकाव्य है। कल्पना के पीछे भी कुछ आधार होता है। कल्पना भी, हम पक्षी को उड़ते हुए देख कर ही उड़ने की कल्पना करते हैं, तो कल्पना के पीछे भी कुछ आधार होता है। तो हम ये मानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आखिर यह विकसित कैसे हुई। तो अगर हम जैसे पहले रामायण को ही ले लेते हैं तो रामायण में कथा कहा कि अयोध्या की कथा है। रामायण में राम जो है वो दशरथ के पुत्र हैं। पुराणों में जो राम की पूरी सूची है वह पुराण में 65वें नंबर पर है राम का उल्लेख, और वो तमाम वैदिक राजाओं के नाम पुराणों में उल्लिखित हैं जो निश्चित रूप से वंशावली की दृष्टि से कहीं भी राम के साथ जोड़े नहीं जा सकते, लेकिन वो राम से जोड़े गए हैं पुराणों में। 65वें नंबर पर राम उपस्थित होते हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि अयोध्या से उनका संबंध जोड़ा जाना और फिर उस कथा का लंका तक विस्तार होना। आखिर इसके पीछे क्या है? लंका किस काल में गए होंगे? अगर राम अयोध्या में रहे तो अयोध्या किस काल की वो अयोध्या है जिसमें राम का राज्य है? तो इतिहास इसका समर्थन करता हुआ वैदिक काल में दिखाई नहीं देता, या उसके पहले भी कभी नहीं दिखाई देता। जिनका पिछले एपिसोडों में लगभग आपने स्पष्टीकरण दिया है, तो हम यही चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि जो हम इतिहास बोध जो लेके चल रहे हैं, हमारे इतिहास बोध का मूल जो परिप्रेक्ष्य वो है हिंदुस्तान बनता गया, कि भारत किस तरीके से जो आज का देश है ये किस तरीके से निर्मित हुआ और इसका खासतौर पर जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बना और उसमें राजनीति, धर्म, जाति, इन सब की क्या भूमिका बनती गई है, हम अपने इतिहास बोध में उसको देखना चाहते हैं। जब हम इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं तो उसमें कथाओं से हम भाग नहीं सकते, हमें इतिहास के जो परिप्रेक्ष्य है उनको भी देखना पड़ता है, और जो कथाओं के परिप्रेक्ष्य, जो कि कथाएं कहीं ना कहीं समाज रचता है, तो समाज अपने भोगे हुए अनुभव या उनको रूपक के आधार पर लेकर के या कई बार उनमें उन रूपकों में यथासंभव झूठ का लबादा भी पहना करके बदलता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य तो होता ही है। एक नाम होता तभी उसको ये कहता है कि वैकल्पिक नाम या हमने नाम परिवर्तित कर लिया, इस तरीके से लेके आता, लेकिन रचता बुनता वहीं से है। तो हम हिंदुस्तान के बनने की प्रक्रिया अपने इतिहास बोध में लेकर के चल रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार प्रोफेसर साहब अपनी बातों को रख रहे हैं, बहुत सारी बातें जो छूटी, लेकिन भारत बनने की जो प्रक्रिया है, सामाजिक स्ट्रक्चर, वो हमारे इतिहास बोध में आपको बड़ा स्पष्ट बनता हुआ परिलक्षित होगा। तो सर हम आगे चल रहे हैं कि कुछ सवाल आए हैं आपके लिए, मैं कि खासतौर पे जो एक सवाल आ रहा है जो
जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जो जाति का स्ट्रक्चर आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि वर्ण रंग के लिए प्रयोग किया जाता था, प्रयुक्त होता था, उसको बाद में जाति के संदर्भ में लाया गया। तो इसके पीछे की क्या मंशा थी, क्यों ऐसा किया गया होगा? ये कोई मंशा की बात नहीं है। देखिए, इतिहास में कोई चीज हमेशा किसी योजना के तहत हो रही हो ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जब समुदायों का आपस में मिलन हो रहा है, समुदायों की आपस की एक सापेक्षिक स्थिति है, तो वैदिक आर्यों की अपनी जो सापेक्षिक स्थिति है, उनके जनों की जो स्थिति है, उनके अपने जनों की जो एक पहचान बन रही है, अगर उसमें कोई प्रजाति लक्षण है तो प्रजाति लक्षण का किस तरह से संबंध बनता है समाज के गठन में आगे, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसका वो कैरी ऑन होता है, चीजें लक्षण उसमें आते हैं और वो लक्षण अपने पूरे रूप में बने रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, कोई योजना नहीं है। और हम अगर इस एक शब्द को और कह देना चाहेंगे, यह कोई षड्यंत्र नहीं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक स्थिति है, समुदायों की परस्पर स्थिति है। तो ये भी बड़ा स्पष्ट हो गया। तो सर, अब चूंकि जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि वैदिक काल लगभग मुझे लगता है कि अब जितनी इस पर बात हुई थी वैदिक काल पर वो हो चुकी, क्या कुछ और ऐसी चीजें लग रही है कि जिनको उद्घाटित किया जाना चाहिए वैदिक काल के परिप्रेक्ष्य? ऐसा है कि एक छोटा सा समअप करते हुए इस बात को कह दें कि थोड़ा हम लोगों को शायद जिससे आगे सुविधा हो बातों को जोड़ने में, कि वैदिक काल में आर्यों के उपस्थिति का पता चल रहा है। बहुत से जो आर्यों से भिन्न समुदाय है उनकी उपस्थिति है, उनका मिलन है, आपस में सम्मिश्रण है और सम्मिश्रण समन्वय है, और ये सारी चीजों के साथ एक सामाजिक वर्गीकरण का निर्माण हो रहा है। उसमें शूद्र जैसा एक वर्ग जो जब अपनी में स्वतंत्र था एक जनजाति समूहों के रूप में, उसको उसका कई जगह पराभव हो रहा है, कहीं उसकी स्वतंत्र स्थिति भी है। ये सारी चीजें हमने देखी। स्त्री की शुरू में जो एक प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बावजूद उसको शिक्षा थी, उसकी स्वतंत्रता थी, अपना वर्ण चुनने की स्वतंत्रता थी, वगैरह वगैरह। निश्चित रूप से जब वैदिक आर्यों का जन संगठन टूटा तो तमाम लोगों का और सम्मिश्रण हुआ, उसमें सम्मिलन हुआ। तो देखिए, सम्मिश्रण के दो रूप बनते हैं। एक सम्मिश्रण की वजह से तो लोगों का मिलना शुरू होता है, और दूसरा उसी के साथ साथ वह समूह एक कहते हैं कि थोड़ा सा सचेत होता है कि कहीं हमारा ज्यादा हमारा अपनी पहचान समाप्त न हो जाए, तो अपनी इस पहचान को बचाए रखने की चुनौती भी पैदा होती है और उसके साथ साथ सम्मिश्रण भी होता है। तो उसकी प्रक्रियाओं पर हम लोगों ने बात कर ली। हमने ये भी देख लिया था कि वैदिक आर्य प्रारंभ में बहुत प्राकृतिक दैवी शक्तियों के रूप, प्राकृतिक शक्तियों को दैवी शक्तियों के रूप में देख रहे थे, और धीमे धीमे वो गौण होते चले गए, और वो गौण होने के बाद जो त्रिमूर्ति स्थापित हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव की, उसकी खासियत ये है कि अब हम उन विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को कुछ खास शक्तियों में संकेंद्रित कर रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। इसका संबंध एक बहुत विशेष बात से है। शायद ये तकनीकी रूप से समझना सबके लिए संभव हो न हो, लेकिन यह एक प्रकार की अथॉरिटी की स्थापना है, एक प्रकार की प्रभुत्व स्थापन की बात है कि हम किसी एक देव विशेष में सारी शक्तियों को संकेंद्रित कर रहे हों। तो विष्णु एक देवता बन जा रहे हैं जिनमें की तमाम सारी शक्तियां आ जा रही हैं। जो एक सहज देवता थे ऋग्वेद में, वो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में शिव जो है वह रुद्र के रूप में थे ऋग्वेद में। वो शिव, हम पर चर्चा हुई है कि कई आर्य प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए शिव को एक संग्रहित शक्ति के रूप में, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता के रूप में एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल आया है, वैदिक काल में भाषा और लिपि का क्या है? ये तो बहुत स्पष्ट है कि लिपि तो नहीं थी। मोहनजोदड़ो की लिपि के बाद कोई लिपि आगे दिखाई उस वक्त नहीं देती है, तो वैदिक काल में कोई लिपि नहीं है। सारी की सारी सारा जो साहित्य है वो श्रुति परंपरा के रूप में। तो ये जो वेद रचे जा रहे हैं जी, तो वेद केवल मौखिक तौर पे श्रुति माध्यम से ही रचे जा रहे हैं? श्रुति माध्यम से।
उनका कहीं कोई नहीं, पांडुलिपि उनका लिखित पांडुलिपि बहुत बाद में मिलती है। आपको शायद लोगों को आश्चर्य हो इस बात का कि 11वीं शताब्दी में जाके ऋग्वेद की पहली पांडुलिपि मिलती है, जो साण के भाष्य के साथ। 11वीं शताब्दी ईस्वी सन में, तो इतनी बाद में मिलती है। और इसके पीछे दो कारण भी बताए जाते हैं। एक धार्मिक कारण भी बताया जाता है कि चूंकि ऋग्वेद ये वैदिक साहित्य श्रुति परंपरा में था, तो एक धार्मिक वो भी ग्रंथ भी ऐसी बनी रही कि यह अपौरुषेय है, यह एकदम दैवी चीजें हैं, इनको लिख देंगे तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे, ये अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये भी उसके पीछे एक आग्रह रहा हो। तो कह नहीं सकते कि यानी जब लिपि प्रयुक्त होनी शुरू हो गई तब भी वैदिक साहित्य की पांडुलिपियां तैयार हुई कि नहीं हुई, यह संदिग्ध है। पांडुलिपियां बहुत बाद में तैयार हुई। तो ये कई बार आपने भी जिक्र किया कि कई मंडलों का जो ऋग्वेद में किया कि कुछ चीजें हैं जो 8वें 9वें मंडल में आ खास जैसे रामपुर किया कि 9वें मंडल की बात में। तो ये मंडलों में उलटफेर नहीं हो सकती जो कि श्रुति माध्यम से आए हैं, तो समय की यह संभावना हमारे पूरे के पूरे संस्कृत साहित्य के साथ बहुत ज्यादा है। और बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों के तिथि को लेके, उसके अंदर प्रक्षेपण को लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं और उसकी बड़ी एनालिसिस होती रहती है। आपको तो शायद मालूम होगा कि आजकल कंप्यूटर एनालिसिस होती है, स्पेक्टर बनाया जाता है, कौन कौन से शब्द रिपीट हो रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे हमारे साहित्य में ऐसी चीजें, ऐसी संभावनाएं बहुत बनी हुई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र यही ग्रंथ अध्यायों को लेके है कि ये अध्याय प्राचीनतम है, ये बाद में है। और कई बहुत सा साहित्य ऐसा है जो कई शताब्दियों में लिखा जा रहा है। तो जब कई शताब्दी में लिखा जाएगा तो उसमें जोड़ घटाव होना तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। हाँ, ये भी इसके साथ साथ जोड़ दें कि एक आग्रह जरूर रहता था ऋषि गुरुकुल परंपरा में और ये शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, कि भरसक चीजों को यथावत रखा जाए। और यह आमतौर पर देखा जाता था कि ऐसे ग्रंथों के साथ पहला अध्याय और अंतिम अध्याय में ही कुछ जोड़ घटाव कर दिया जाता, वो इसलिए कि मूल बीच का बचा रहे। और अगर वह जो बात का ऋषि या बात का आचार्य उसको अगर लिख रहा है उसमें तो उसको जोड़ना भी चाहता है, तो एक तरह की उसकी भूमिका वाले अध्याय में ज्यादा जोड़ देगा और पीछे जोड़ देगा, बीच के चीजों को यथासंभव डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी, तो ये कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट करती है सर कि तमाम जो बदलाव आए, चूंकि पांडुलिपि थी नहीं, जो कुछ भी लिखा गया है जिसका हम कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पे भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि सामाजिक बुनावट वहीं से समझ में आएगी, चूंकि श्रुति साहित्य ही मिल रहा है और उसके अतिरिक्त कुछ मिल नहीं रहा है। वो ना तो बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं, अवशेष भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ही मिल रहे हैं। नहीं, अवशेष तो आगे मिलेगी, लेकिन वैदिक काल में ग्रामीण अवस्था से ज्यादा उत्कृष्ट अवशेष नहीं है वैदिक काल। तो कृषि आधारित चीजें मिल रही, तो बहुत सारी चीजें सामाजिक व्यवस्था वहां से अगर समझी जा सकती तो उसे श्रुति साहित्य के माध्यम से समझी जा सकती है, जिसमें चीजें कहीं ना कहीं किसी रूप में दर्ज। और भैया जी एक चीज और जोड़ दे उसमें कि एक ही परंपरा का साहित्य है जी, जो कुछ है वो वैदिक संस्कृति से की परंपरा का ही साहित्य है। कोई समानांतर दूसरी परंपरा का साहित्य उपलब्ध ही नहीं है अपने देश का जहां तक संबंध है। और अगर हमको समानांतर कहीं देखना होगा तो हमको ईरान में ज़ेरदविस्का को देखना होगा, हमको बाहर जाना पड़ेगा भारत के उसके समकालीन साहित्य को देखने के लिए। कोई भी दूसरा साहित्य उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा, भारत में जो कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो किसी और भाषा में कुछ उस तरह का साहित्य नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैंने आपसे पिछले हम लोगों ने चर्चा की थी कि संगम साहित्य जब तमिल साहित्य विकसित होता है वह बुद्ध के बाद के काल में करीब तीसरी चौथे शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से ही, बल्कि और थोड़ा बाद से संगम साहित्य तमिल साहित्य विकसित होता है। और वो तमिल साहित्य की वो जो संगम काल है, वह संगम काल वैदिक संस्कृति के उस क्षेत्र में प्रवेश के साथ विकसित होता हुआ काल है, वह काल जिसमें यह तमिल संगम हमको मिलना है। इसको संगम नाम भी शायद इसकी वजह से संगम हो रहा है, तो दक्षिण और उत्तर के बीच का। तो ये जो है
ये जो हमको समानांतर मिलता है, लेकिन हाँ, आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समानांतर साहित्य मिलेगा श्रमण आंदोलन का, जी जो 6वीं शताब्दी से उससे प्रकट हो जाता है। वो इसके बाद उस क्रम में मानेंगे। जी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल की, जो कि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक स्ट्रक्चर अंततः आप देख पाते हैं, उसे किस तौर पे कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें हो भी चुकी हैं, हमारे एपिसोड में आ चुकी हैं, तो अंततः किस लेवल पे पहुंचा था, कैसा समाज बन पड़ा था उत्तर वैदिक? ये इस बात को थोड़ा हम दूसरे तरह से भी कहना चाहेंगे। ये हम सब देख चुके हैं कि जात व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। जात का मतलब जनना जातियां, जनना जाति स्थापित हो चुकी थी। और वो जो हमारा उस समय से फिर जब श्रमण साहित्य मिलना शुरू होता है 6वीं शताब्दी से, तो उसमें उनका उल्लेख होना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये क्योंकि सर अभी स्पष्ट कर रहे हैं, यही स्पष्ट जो आज भी बात की जाती है कि जाति को लेकर कि कर्म के आधार पर जाति जो होती थी, उत्तर वैदिक काल में ही ये व्यवस्था खारिज हो चुकी थी। जाति पूरी तरह से जन्म पर केंद्रित की जा चुकी थी कि जो जिसकी वंशावली से जाति तय होने लगी। इसमें थोड़ा सा परिमार्जन करके हम लोग समझ लें, जाति जनना स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अभी उनके साथ कर्म और गुणों का जुड़ाव बना हुआ था। ये ध्यान रखने की बात है। यानी पहचान, हाँ, अभी हम लोग बहुत ही बड़ा उद्घाटन उसके बाद ही होगा, जबकि हम लोगों की दोहरी तिहरी पहचानें बननी शुरू हो जाती है। यानी जन्म से कुछ, कर्म से कुछ। तो इस तरह की जब पहचाने तो वो विरोधाभास आप जल्दी ही प्रकट होने आएगा था। वैदिक उत्काल के समाप्त होते होते धीमे धीमे जैसे ही स्थितियां परिवर्तित हो रही थी, विरोधाभास प्रकट होना शुरू हो गया था। तो आप जो अभी आपने कहा कि जन्म से जातियां बन चुकी थी, जन्म से तो बन ही चुकी थी, लेकिन कुछ समय तक उसके जैसे हमने, अब यूं आप पूरा पूरा ब्राह्मण साहित्य आगे तक भी देखेंगे, लेकिन मनु का उल्लेख हम कर लें, जहां तक कि मनुवाद में आते हैं, लेकिन मनु या सारे धर्मसूत्र जो कि है ब्राह्मण के कर्तव्य और आदर्शों को बहुत जोर जोर से कह रहे हैं। लेकिन कर्तव्य और आदर्शों को कहना उसी तरह की बात है जैसे संविधान में व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन उसका अनुपालन न हो रहा हो। तो कर्तव्य और व्यवहार में अब यहाँ पर एक बात हम विजय जी बहुत स्पष्ट करना दर्शकों से चाहेंगे कि ये जो कुछ भी है हमारे यहाँ, वह उसका एक बहुत बड़ा जो उसका एक खास लक्षण है कि हमको शुरू से ही एक तरह का द्वैत दिखाई देता है ब्राह्मण संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ। वैदिक ब्राह्मण संस्कृति जो, क्योंकि हम खाली वैदिक संस्कृति कहते हैं तो उससे बातें स्पष्ट नहीं होती। वैदिक ब्राह्मण कहना पड़ेगा क्योंकि ब्राह्मण द्वारा निर्देशित है। ब्राह्मण का मतलब जो आचार्य है, ऋषि है, उसके द्वारा निर्देशित जो व्यवस्था है उसको हम ब्राह्मण संस्कृति के रूप में ही देखते हैं। हिंदू शब्द उस वक्त कहीं आता ही नहीं है। तो वैदिक ब्राह्मण संस्कृति के साथ एक बड़ी द्वैधता शुरू से ही दिखाई देती है। जैसे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एक तरफ तो ब्राह्मण एक आदर्श व्यक्ति है, एक ऋषि है, मंत्रों का रचयिता है वगैरह वगैरह, और ब्राह्मण के लिए जब आगे आदर्श निर्धारित किए जा रहे हैं तो उसको तो क्या कहते हैं, उसको कि वह अल्प संचयी होगा, वह जो कि है अपने केवल आचार्य तक रहेगा, उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं होगा। ये सारी बातें उससे अपेक्षित हो जा रही हैं। लेकिन वो ब्राह्मण तो राजन शुरू से ही बलि के रूप का बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, वो तो ऋग्वेद काल से ही ले रहे हैं, और आगे के काल में वो जमीनों के मालिक भी दिखाई दे रहे हैं। तो वह जो अल्प विग्रह और अल्प संचय वाली जो बातें हैं वो आदर्श है, किताबें हैं, सारी स्मृतियों में उस पर बल दिया है, सूत्रों में उस पर बल दिया गया है, अपेक्षाएं रखी गई है। लेकिन वो अपेक्षाएं अनुपालित हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, इसके ये द्वैतता है। तो हम बात बहुत बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, करने लायक है कि नहीं है, या यूं हम ऐसे आदर्शों को केवल इसलिए निर्धारित कर रहे हैं कि हमको अपने समाज में प्रतिष्ठा बनाकर रखनी है, यहाँ विशेष दिखाई देने चाहिए इसलिए रखना है। तो हम कथनी और करनी का जो भेद है, देखिए एक चीज तो कथनी और करनी का भेद तो बहुत समाजों में सब जगह रहता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है सिद्धांत और व्यवहार में। हमारे यहाँ एक जो द्वैतता की जब हम बात करते हैं तो द्वैतता
केवल सिद्धांत व्यवहार की द्वैतता नहीं है, वो सिद्धांतों की भी द्वैतता है। एक सिद्धांत कहीं ले जा रहा है, दूसरा सिद्धांत कहीं और ले जा रहा है। यह द्वैतता जो है यह शुरू से प्रकट हो जाती है। आप आगे बढ़े उससे पहले यही एक सवाल मेरे मन में आता है। जब आप बात कर रहे हैं कि वर्ण बन चुका है, चार वर्ण जातियां स्थापित हो चुकी है और हिंदू शब्द कहीं प्रयोग में नहीं है, तो कौन है ये चारों? अगर हम इन चारों को आर्य हम कहेंगे, क्या ये चारों आर्य हैं? ब्राह्मण, राजन यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नहीं, इसकी व्याख्या शायद हम लोगों ने की थी विजय जी, अगर तुम्हारे दर्शकों को याद होगा, शुरू में ही हमने की थी कि यह पहले तो वैदिक अपने जो जन है, वैदिक जनों कबीले जो उनका विघटन हो रहा है, उसमें सामाजिक वर्गीकरण पैदा। मैं जिस लिहाज पूछ रहा हूँ, आज जो हमारा समाज है, जहाँ इतिहास की तरफ से बार बार झगड़े जो चल रहे हैं हिंदुत्व को लगता है हमारा पूरा समाज गर्भ को हिंदुत्व का इंकार कर रहा है। एक तरफ सनातन होने की बातें चल रही, तो क्या ये दोनों चीजें कहीं वैदिक काल में मौजूद है? हमारे कहीं जो हमारे डीएनए है उसमें किस तरीके से आ रही, हमारा जो सामाजिक डीएनए है? अगर आप कह रहे हैं हिंदुत्व तो उस समय है ही नहीं है, तो हिंदुत्व नहीं, हिंदू शब्द नहीं जी। हाँ, तो हिंदू शब्द नहीं पहली बात। और वैदिक ब्राह्मण संस्कृति है जी। अच्छा, वैदिक ब्राह्मण संस्कृति जो है उसके अंदर एक तरह का खास तरह का वर्ण और जाति का संगठन है जी। उसके खास तरह के धार्मिक आचरण है जी। और अगर उस दृष्टि से वर्तमान के साथ उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे याद दिला देना चाहिए, उस समय मैंने कहा था कि वो सारे देवता जो इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो देवता तो उस समय है ही नहीं जी। यानी गणेश नहीं है, हनुमान नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो वैदिक काल में तो ये सब नहीं है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे तो उस तरह की बात तो कहीं आज अनुपालित होती नहीं दिखाई देती है जो वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में है। आप क्या देवता तो तब पैदा होते हैं जब से धर्म की हानि होती है, तब नए नए देवता आते हैं। हाँ, तो आप उस संदर्भ में चलेंगे तो बातें बहुत सी दिखाई देगी। तो ये पहले की धार्मिक हानि हमको दिखती है, जो जैसा चल रहा है, जो ब्राह्मणवादी वैदिक काल चल रहा है, उसकी पहली हानि उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे बुद्ध आते हैं, हाँ, पहली हानि शुरू होती है। आप जब उसके बाद देवता के तौर पे किसको देख पाएंगे, बुद्ध को या कोई और देवता पैदा होता है? नहीं, देखिए दोनों तरह समानांतर परंपराएं तो चली ना जी। जब हम वैदिक काल की परंपरा को वहीं अवरुद्ध थोड़ी ना हो गई, वैदिक परंपरा तो वहां पर अपना स्वरूप बदलती है और जो आगे का जब स्वरूप आप देखते हैं, जिसमें धर्मसूत्रों का नाम लिया, स्मृतियों का नाम लिया और फिर आप पुराणों का नाम लेंगे, तो नई नई परंपराओं का, प्रवृत्तियों का उसके अंदर समावेश होता है और पुरानी प्रवृत्तियों का लोप भी होना शुरू हो जाता है। ये परंपरा तो समानांतर रूप से चली गई। हाँ, आप बुद्ध के बारे में जब देखेंगे या श्रमण आंदोलन के बारे में जब आगे देखेंगे तो ये बात आपको दिखाई देगी कि हाँ, एक बड़ा लंबा दौर है जिसमें कि ये श्रमण परंपरा बहुत ज्यादा महत्व स्थापित ये दिखाई देती है। और बल्कि यूं कहा जाए कि वह पूरा काल इस वैदिक ब्राह्मण परंपरा के चुनौती के काल के रूप में दिखाई देता है। जी जी। तो अब क्योंकि हम माता देख चुके और अब समय काल में प्रवेश करते हैं, तो इस गेटवे को आप कैसे देखेंगे और कैसे दिखाएंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत ही सहज रूप से, मैं समझता हूँ कि अगर दर्शकों ने सम्यक रूप से इसको समझना चाहो होगा तो जरूर उनको इसका लाभ मिल सकता है, यदि किसी और तरह का आग्रह दुराग्रह न हो। लेकिन शायद हमारे ख्याल से विजय जी आप इस बात को भी स्पष्ट कर लेना आपके लिए शायद जरूरी हो, हम लोगों के लिए जरूरी हो कि अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई ये इतिहास जो वास्तविक इतिहास जो कहा जा रहा है ये किसने लिखा है, ये बात भी तो आती है। तो उस संदर्भ में मैं दो चार बातें कर देना जरूरी समझता हूँ कि आखिर, क्योंकि ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, लोग कह देते हैं कि अरे भाई अंग्रेजों ने आके हमारे इतिहास को भ्रष्ट कर दिया। तो उससे तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि उसके पहले हम किस इतिहास को जानते थे? अंग्रेजों ने के आने के बाद जिस तरह से इतिहास को हमने रेखांकित किया, क्या उसके पहले किसी इतिहास को हम जानते थे? तो उसी को जानते थे जो महाकाव्य है, उसी को जानते थे जो पुराण है। हरिश्चंद्र तारामती की कथा और राम की कथा, कृष्ण की कथा, यही तो बड़ा इतिहास है। और जब हम इतिहास को खंगालने चलते हैं, इन कथाओं को देखना चलते हैं, तो हमको कहीं पर बैठाने में दिक्कत पैदा होने लगती है।
तो ये तो एक वैज्ञानिक उसका शोध का विषय है सीधे सीधे, कि जैसे मैंने शायद याद दिला दूं कि पहले ही कहा था कि महाभारत और रामायण के इतिहास में स्थापित करने की कोशिशें बहुत हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहासकारों ने उसके लिए प्रण नहीं किया, कोशिश की कि कैसे देखें। तो हम कैसे देख लेंगे कि जब हमको कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल रहा है, हम कैसे देख लेंगे कि जब हमारी सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र हो, यहाँ से यहाँ फैलने में इतना समय लग रहा है, यहाँ से वहां जाने में इतना समय लग रहा है, और उसका एक क्रमिक फैलाव हो रहा है। इस पर एक सवाल है आप जी लिए जी कि लगातार हमारे किसी दर्शक ने टिप्पणी की थी वीडियो पर कि आप लगातार कहते हैं कि इनका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये प्रमाणित नहीं महाभारत और रामायण, और आप रेफरेंस इन कथाओं से देते हैं अपनी बात रखने के लिए। नहीं, बात मेरी समझ में नहीं है कि महाभारत और रामायण से रेफरेंस लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं। मतलब महाभारत और रामायण की कथाएं जी में जो चीज कही गई है इतिहास के दृष्टि से, किसी जो कथा कही गई है उसको हम इतिहास में कहाँ रखेंगे, समस्या इस बात की, किस स्थान पर रखेंगे, समस्या इस बात की। महाभारत का अपना घटना काल तो है ही है ना जी, हम उस काल में उसको प्रक्षेपित नहीं कर सकते जहां पर के हम ज्यादातर समझना चाहते हैं। तो अगर हम उसको वहां पर, तो अपना रचना काल तो है ही है ना। अगर महाभारत में, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर शकों और पहलुओं की चर्चा आ रही है, तो महाभारत में शोर शक पहलू तो हम निकालेंगे ही ना। हम रामायण में अगर इस तरह की कहीं संकेत मिल रहे हैं उन राजाओं के, उन राज्यों के जो संकेत जो कि है उस काल में उपस्थित है, इसकी रचना हो रही है, तो उससे यानी महाकाव्य या पुराण कोई भी ऐसा जो साहित्य है, वह साहित्य खुद किसी इतिहास काल की परिस्थितियों की रचना है, देन है। वह स्वयं में ऐतिहासिक नहीं है, उसमें कही हुई बातें ऐतिहासिक हो सकती हैं जिस काल के लिए कही जा रही है। इन दोनों बातों में अंतर को समझना। अरे दोनों कथाओं में हम चाहते हैं, मैं उसको बहुत, चूंकि एक बात तो आ रही है बार बार की जो कथाएं आती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ परिप्रेक्ष्य होते हैं, तो दोनों ही कथाओं जो बहुत चर्चित और स्थापित कथाएं हैं हिंदुस्तान के, महाभारत और रामायण, और दोनों में बहुत सारी चमत्कारिक चीजें देखने को मिलती है। जैसे खासतौर पर अगर हम जीव परिप्रेक्ष्य अन्य जानवरों को, तो रामायण में जाते हैं तो वहाँ रीछ है, बंदर है जो मानवीय वार्ता कर रहे हैं, जटायु नाम का गिद्ध है जो आक्रमण कर रहा है, तो इस तरह का, या सोने का मृग भी वहां दौड़ता हुआ दिख जाता है, और उसका आखेट वो व्यक्ति करने निकलता है जो तो हर चीज से सर्वज्ञ है, वो सोने के मृग का आखेट करने निकल रहा है, वो सामान्य बात। तो वो तो इस तरह की जो चमत्कारिक चीजें पैदा होती है कथाओं में आती है, इनके क्या रेफरेंस होंगे उस समय कि एकदम मतलब हम जबरदस्त नहीं, किसी भी दैवी शक्ति को, दैवी अवधारणाओं को जब वो स्थापित करना है, तो पहली बात तो यही है कि वो विशेष होगी, तभी विलक्षण होगी, तभी हम उसको स्थापित कर पाएंगे, दिखाना चाहेंगे उसको। और दूसरी बात ये भी है कि हम पशुओं को, पक्षियों को बोलते हुए जो दिखा रहे हैं, इसका कोई वैज्ञानिक रूप तो हमको नहीं दिखाई देता है। यह तो हमारी कल्पना से अधिक और क्या हम सोच सकते हैं। हम उन परिस्थितियों को, दो चीजों में, एक तो भाषा में और दूसरा गर्भ धारण में, दोनों में, जैसे हनुमान जी का मकरध्वज पुत्र वाला जो प्रकरण, इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो इसको हम सिवाय फंटासी के और क्या क्या कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त तो इसको और किसी रूप में देखना संभव नहीं है, क्योंकि न तो पसीने से कहीं गर्भ धारण होता है, और नहीं जो कि है किसी इस तरह से किसी तरह के उसके संतति का निर्माण होता है। तो ये सब तो एक कल्पनाएं हैं, और हम ये वैशिष्ट्य है उनको देखने का। और देखिए ये हमारे यहाँ नहीं है। पहली बात तो अगर हम इसको थोड़ा सा अपने उस जगह से बाहर निकल कर देखें, तो हर धार्मिक परंपरा में जो उनके चाहे देवदूत हों और चाहे ईश्वर हों, उनके अंदर कुछ दैवी शक्तियां, चमत्कार उसके साथ जुड़ के ही बताए जाते हैं। आप छोड़ दीजिए साईं बाबा के बारे में बार बार बातें आती हैं कि वो दीवार पर उनकी पूरी आकृति उभर आई है, यहाँ ऊपर ये दिखाई दे गया, वो तो आज तक आप देखते रहते हैं।
ये तो भक्तों की आस्थाओं की बात है, इस पर कोई जो ज्यादा बात की जरूरत नहीं। जितना प्रबल होती तो ईसा मसीह भी आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ईसा मसीह मार दिए जाने के बाद पुनर्जीवित हुई थी, ईसाई परंपरा में बहुत स्थापित है। तो अगर एकदम ये परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, तो हम इस पर क्यों बहस करेंगे? इतिहास का काम इस पर बहस करने के लिए नहीं। जी, तो ये बड़ा स्पष्ट, यही लाइन में सुनवाना चाहता था कि इतिहासकार का काम ये मिथक कथाओं पर मतलब बहस करने का नहीं है, बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों। और मिथक कथाएं अपनी रचना धर्मिता के साथ आगे बढ़ती रहती है, तमाम फैंटेसी और आवश्यकताओं पर वो निर्भर करती है, और निर्भर करता है कि उस कथा को लिखने और कहने वाला कौन है। वो अपने प्रत्यक्ष के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चीजों को संचालित करता है, जबकि इतिहास अपने तमाम साक्ष्यों से आगे बढ़ता है। तो सर, अब यही हम वैदिक काल को विराम देते हो, अब आगे के गेटवे में आप हमारा पथ प्रदर्शन करें कि आगे का इतिहास हमारा कैसा बना। ये सचमुच जब वैदिक काल से हम आगे बढ़ते हैं तो यूं तो ये कहा जा सकता है कि वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल पूरे विश्व के इतिहास के लिए बहुत ही मायने रखता है। और अगर कुछ सहयोग कहिए या यूं कहिए सभ्यता के विकास का ये चरण है। जैसे एक काल में कभी ताम्र और कांस्य का उपयोग करने वाली सभ्यताएं सभी जगह प्रकट हुई। कहीं पर ताम्र और कांस्य सभ्यता ने सीधे अगले युग में प्रविष्ट कर लिया, अपने साथ ही साथ यानी लौह युग में प्रविष्ट कर लिया, लौह के उपकरणों का प्रयोग होना शुरू हो गया। हमारे यहाँ एक बड़ा इंटरैक्शन बन गया उसके बीच में, क्योंकि तो जो संध्या और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई तो वो लोहे के प्रयोग में और पादप में प्रयोग में बहुत समय लगा। तो बहरहाल लेकिन ये जरूर है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभी जगह इसमें जो प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र हैं, उसमें आपको मालूम है कि ज़रथुस्त्र ईरान में, जिससे ये पारसी धर्म के आगे विकास हुआ। चाइना में कन्फ्यूशियस है, तो सुकरात और वो सारे लोग हैं यूनान की तरफ जो है, वो एक काल ही है, स्पंदन का काल जिसको हम कहते हैं। तो वैश्विक परिदृश्य में देखें तो एक स्पंदन का काल है। चेतनाओं को फिर से नई चेतनाओं, नया सोच फिर से सोचना शुरू कर रहा है। जब उससे कुछ लंबा काल बीत चुका है एक स्थिति में बने हुए, अब उसको यह कुछ उस अपनी स्थितियों में कुछ असमंजस महसूस हो रहा है, तो वो कुछ नए ढंग से सोचना शुरू कर रहा है। भारत का इतिहास इससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल, जैसा हमने कहा कि वो जो द्वैत है वैदिक ब्राह्मण सभ्यता का, उस द्वैत के खिलाफ 2 तरह के विद्रोह होते हैं। एक ही तरह का विद्रोह नहीं, विद्रोह कहें, क्रांति कहें, या बहुत से लोग उसको सुधार आंदोलन जैसा कहना चाहते हैं। नहीं, वो क्रांति है, इसमें कोई शक नहीं कि एक नए ढंग से सोचने की बात। कि एक तो आपको जैसा कि याद कर लें तो वैदिक आदियों का जीवन बिल्कुल अपने सांसारिक जीवन से, अपने वर्तमान से जुड़ा हुआ था। वो कहीं मोक्ष की अवधारणा से संबंधित नहीं है। उत्तर वैदिक काल के बाद समय में आपको हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो ब्रह्म चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, ये सारी बातें, सृष्टि की कल्पना और सारी चीजें प्रकट हुई, उपनिषदों का लेखन और की रचना हुई। तो ये सारी चीजें तो होती रही वैदिक काल में। और दूसरी तरफ वो संस्थागत विकास होता गया, जैसा हमने चर्चा की है। तो ये द्वैत एक तरह से वो उस तरह के सामाजिक संगठन और लोगों के समन्वय और कहीं कहीं लोगों के बीच में वर्गीकरण और लोगों के बीच में विसंगति, एक विसंगति का एक वो है कि एक छोटा है, एक बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा वाली बात हुई। तो एक विसंगति है। एक तरफ बिल्कुल ही आध्यात्मिक चेतना है, वो एकदम ही मनुष्य को अपने यहाँ से, संसार से अलग ऊपर उठा रही है, आत्मा की बात कर रही है। तो ये सारी चीजें तो वहां से प्रकट हो गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नई परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से प्रकट होती हैं। एक कि समय तक लोहे का उत्पादन प्रयोग शुरू हो गया, तो एक स्वाभाविक उसका परिणाम हुआ कि खेती बढ़ गई, खेती का क्षेत्र बढ़ गया, जंगलों की सफाई, और खासतौर से वो क्षेत्र जहाँ ये सब भावनाएं ज्यादा प्रबल थी, जैसे मगध का क्षेत्र और यहाँ पे गंगा का मध्य मैदान वाले क्षेत्र, यहाँ पर एकाएक उत्पादन की क्षमता बढ़ी। उसके बाद इस उत्पादन की क्षमता बढ़ती है तो राजनीतिक शक्ति का भी निर्माण होता है।
तो राजनीतिक शक्ति का ये कि नहीं, राजा को ज्यादा राजस्व मिल सकता है, राजा को ज्यादा संसाधन मिल सकते हैं, वो अपनी एक सेना संगठित कर सकता है। उस संगठन के लिए, उस सेना के लिए उसके पास और भी कुछ स्रोत मिल रहे हैं, जैसे कि मगध में हाथी मिल जा रहे हैं, तो एक सेना की शक्ति का निर्माण उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुआयामी, इसको कह सकते हैं बहुआयामी प्रगति काल है, आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से तो ये है ही, और उस तरफ दूसरी तरफ हमने कहा कि वो जो आध्यात्मिक चिंतन आगे बढ़ रहा है, तो उसमें वैराग्य भी शामिल है, और दूसरी तरफ व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भी शामिल है। जैसे कि ये हम लोग तो ज्यादातर जो बड़ी परंपराएं हैं, जैसे जैन हुआ, बौद्ध हुआ और वैदिक ब्राह्मण परंपरा, ये तीन तो प्रमुख बड़ी परंपराएं हैं। हम लोग तो ज्यादातर उसी पर चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन आप सतीश प्रसाद जी सब को रेखांकित करेंगे तो उसमें इतने सारे दार्शनिक और इतने विद्रोही ऋषि दिखाई दे रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। खुद बुद्ध को कितने लोगों से मुलाकात हो गई है, बुद्ध के ज्ञान की खोज में तमाम तरह के लोग उनसे संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जिसे उसी काल में वो चारवाक भी है, अदित केश कमलिन का, जो कि जिसके बारे में ज्यादा प्रचारित हुआ कि ड्रिंक कैन बी मेरी वाली बात जो है, तो उसी उसमें प्रकृत कात्यायन भी है जो कहता है कि अरे भाई ये सब बेकार, बाकी ये नैतिकता उचितता के कोई मतलब नहीं है, अपने को जीवन को सुखमय बना के जियो। तो वो भी है, उसमें आजीवक भी हैं जो मखनी गोसाल है, वो कहते हैं कि साहब पुरुषार्थों की कोई जरूरत नहीं है, सब जगह ये सब चलती रहती है। तो लगातार यहाँ से नए फिलॉसफियों को उदय, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि ये नई फिलॉसफी वाले कौन आ गए, तो यहाँ पर शायद आपकी उन बातों का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही, जो वैदिक ब्राह्मण धर्म जो चल रहा है, अगर नई चीजें आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां लगाते हुए ही नई फिलॉसफियां आएंगी। अब इसको हम लोग की आज काफी बातें हो गई, आज यहीं से हम अलविदा वैदिक काल कह रहे हैं, उसके तमाम प्रत्यक्ष बातें आते रहेंगे अलग अलग तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि नई फिलॉसफियों का कैसे उदय हुआ, कौन कितना प्रभावी हो पाया, जिसमें हमें जो समझ में आता है कि बुद्ध या बुद्ध का दर्शन सबसे ज्यादा फैला, उसके बाद जैन धर्म का भी। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं, बल्कि बहुत सारी, जैसा भी सब जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शन उस समय आए और सब कहीं ना कहीं विरोध और प्रतिरोध के तौर पर आए। तो विरोध और प्रतिरोध जो इस समय खासतौर पर जब जिस मुहाने पर हम हैं, पिछले 3-4 दिनों से जातीय अंतर्द्वंद बड़ा उभरा हुआ है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में। जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है महाकुंभ, वहां से लेकर के विश्वविद्यालय तक की यूजीसी को लेकर के इसमें बड़ा जाति का मामला उभर आया है। तो हम जाति और समाज बिगड़ने की प्रक्रिया एकदम आज की नहीं है, ये जब से इस देश ने अपनी चेतना संभाली है तब से कहीं ना कहीं जाति के अंतर्द्वंद से वो जूझता रहा है, अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन बताता रहा है। उसका संघर्ष तब से अब तक जारी है और आगे देखेंगे क्या होता। तो फिलहाल कुछ ऐसा पीरियड भी आया जिसका भी जो प्रतिरोध का पीरियड है, जो प्रतिरोध होता है तो जाति का जो संक्रमण है उसका संकुचन कमतर होता है, जो अगले अंक से हमें मिलेगा। तो आज सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत सारी बातें थी और अगले अंक में नए सिरे से उड़ान करेंगे। तो अपने बहुत सारे दर्शकों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो लगातार हमारे साथ इतिहास बोध में जुड़े हुए। तो आप सब ऐसे ही कमेंट करते रहिए और खासतौर पे पिछले अंक में जो हमें तमाम दक्षिण भारतीय दर्शक मिले उनका विशेष रूप से आभार कि हिंदी के जो तमाम खासतौर पे तमिल और तमाम क्षेत्रों में हिंदी को लेकर के मलयाली क्षेत्रों में भी चल रहा है। तो इतिहास को समझने के लिए भाषा का कोई देरी नहीं बांधी जा रही, बल्कि सब कुछ लाग करके हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हम सबका भी आभार। आप सब देखते रहिए और हमें अवगत कराइए अपने तमाम प्रश्नों से, अपने जो इतिहास बोध में नई चीजें आप भी जानना चाहें या जो सवाल आपके हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो इसे लगातार शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इतिहास के सारे एपिसोड आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत